जी, जिन्होंने आना था आगे अपना दूसरा पाकिस्तान फेयर के हवाले से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान के। पीपल ऑफ पाकिस्तान कैसे हैं, लैंड कैसी है पाकिस्तान की, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे लोग हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये वाली सारी चीज़ें। सबसे पहले हम देखते हैं जियोग्राफी के हवाले से कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर मौजूद है, जिसका लॉन्गिट्यूड जो है वो 61 जो है ई टू 77 ई है। ईस्ट है, ई का मतलब ईस्ट। और जो लैटिट्यूड है वो 23.5 नॉर्थ एंड 37 नॉर्थ है। इसकी जो हमसाया कंट्रीज हैं वो अफगानिस्तान है, जिसके साथ हमारा बॉर्डर है 2430 किलोमीटर है नॉर्थ वेस्ट के अंदर। फिर नॉर्थ के अंदर चाइना है, जिसके साथ 523 किलोमीटर का बॉर्डर है। ठीक है, फिर हमारा जो है इंडिया है ईस्ट के अंदर, जो कि 2912 किलोमीटर है। उसके बाद ईरान है जो कि 909 किलोमीटर वेस्ट के अंदर है। और जो है कोस्टल लाइन है हमारे साथ, जिसे हम अरेबियन सी कहते हैं। अरेबियन सी की हमारी कोस्टल लाइन है। उसके बाद पॉपुलेशन सेंसस 2017 के मुताबिक जो थी कंप्लीटली, पॉपुलेशन जो थी वो 2077745 अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो 37 थी। अभी जो है आपने इसको अपडेट कर लेना है, पॉपुलेशन सेंसस दोबारा अगेन से हो रहा है, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, आज से मतलब स्टार्ट हो गया है। तो आपने इसको अपडेट कर लेना है जब ये कंप्लीट हो जाए। तो ये आपने 2017 वाले नहीं लिख देना, अपने नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपने वो लिखना है जो कि अब हो रहा है 2023 वाला। ठीक है, हर 5 6 साल 7 साल बाद ये होता होता है। ठीक है, तो प्रीवियसली 2017 के अंदर हुआ था, तो तब ये थी। तो अभी जो आज से स्टार्ट हुआ है, आप लोगों ने ये अपडेट कर लेना है जब वो कंप्लीट हो जाए इस चीज को। ठीक है नहीं, क्योंकि अभी तक हमारा प्रीवियस ही है तो हम प्रीवियस ही पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अपडेट नहीं हुआ अभी तक क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है आज से। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है इसका रिलीजन जो है वो इस्लाम है। 96 98% जो है इस्लाम है। बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उसमें ज़्यादा क्रिश्चियन, हिंदू और पारसी लोग जो है मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। इसकी जो माउंटेन रेंजेस है, जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है उसके अंदर हिमालय को कराकरम, ठीक है जी, हिंदू कश रेंज, चित्राल एंड सवात रेंज है। जो सेंट्रल माउंटेन है साल्ट रेंज है, सुलेमान माउंटेन रेंज है। उसके बाद जो वेस्टर्न माउंटेन रेंज है उसमें कोह सफेद आ जाता है, वजीरिस्तान की जो है माउंटेन रेंज आ जाती है। उसके बाद टोबा काकड़ की आ जाती है। ठीक है, चागी रस्को की जो है आ जाती है। ये सारी आ जाती हैं रेंजेस माउंटेन्स की। ठीक है जी। उसके बाद जो प्लेन्स हैं, अपर इंडस प्लेन है, लोअर इंडस प्लेन है, प्लेचू है, वो पावर पोठोहार और बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान पूरा का पूरा जो है वो प्लेचू ही है। ठीक है जी। उसके बाद जो है रिवर्स हैं वो इंडस, चिनाब, झेलम, रावी एंड सतलुज जो है क्या है कि मेन रिवर्स हैं। अब बहुत सारे लोगों को एक चीज नहीं पता होती, वो होती है प्लेचूस के बारे में कि प्लेचूस क्या होती हैं। जैसे उर्दू में सता मुर्तफा पोठवार कहते हैं, जिस सता मुर्तफा कहते हैं। ठीक है, एक सता मुर्तफा पोठवार है, एक सता मुर्तफा बलोचिस्तान है। अब देखते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि प्लेचूस क्या होते हैं, बाकी प्लेन और रिवर्स का आपको पता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी लैंड है। ठीक है जी, लैंड है, ऐसे जाते जाते अचानक से जो लैंड की जो है ना ऊंचाई ऐसे बढ़ जाती है। तो इस चीज को क्या कहते हैं हम, इस वाली जो लैंड की जो ऊंचाई है बढ़ जाती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्लेचू कहते हैं। अब पूरा का पूरा जो बलोचिस्तान है वो इसी तरीके से है। जहां से बलोचिस्तान शुरू होता है, समझ लें ये सिंध पंजाब खत्म हुआ, सिंध वाली साइड से खत्म हुआ। ठीक है जी, तो क्या हुआ, यहाँ से सीधा जो है ऊंचाई हो गई और प्लेचू स्टार्ट हो गया बलोचिस्तान। ठीक है, इस्लामाबाद भी प्लेचू है अगर देखा जाए। मतलब कि अगर आप जाते जाते जाए ना, इस्लामाबाद जा रहे हैं तो ऐसा ऐसा ऐसे होता, फिर अचानक ऐसे से ऐसे हो जाता है इस्लामाबाद। मतलब कि अचानक ही उसकी जो है ऊंचाई जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है एक एरिया के अंदर। ठीक है, वो फिर नेक्स्ट उसकी ऊंचाई जो है वो ऐसी ही होती है।
बराबर होती है, प्लेन हो जाता है, तो इस चीज को हम प्लेचूज कहते हैं। तो इस्लामाबाद भी प्लेचू है, बलूचिस्तान भी जो है पूरा का पूरा वो प्लेचू ही है। अच्छा जी, इसका जो डिजर्ट है वो थर है सिंध के अंदर, चोलिस्तान है भावलपुर के अंदर, नारा है साउथ पंजाब के अंदर, ठीक है, खारान है बलूचिस्तान के अंदर, और थल जो है वो साल्ट रेंज के अंदर मौजूद है, जो इसके डेजर्ट्स हैं, जो इसकी जो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं। अब पैसेज टू लैंड लॉक्ड कंट्रीज के जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस देखें कि पाकिस्तान जो है वो पैसेज देता है जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं। अब लैंड लॉक कंट्रीज कौन सी होती हैं? ये वो होती हैं जिनको क्या है कि कोई भी समंदर वगैरह नहीं लगता होता। उसके बाद जो है ऑयल एक्सपोर्टिंग रूट है, वो भी पाकिस्तान फराहम कर सकता है थ्रू सी पैक वगैरह। इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप देखी जाए, क्योंकि अब तो सी पैक पर जो है काफी ज्यादा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रही। उनको भी पता चल गया हमने $62 बिलियन, चाइना को भी पता चल गया कि हमने जाया किए हैं, बर्बाद किए हैं। तो वो क्या है कि अब वो सारा का सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान ईरान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट होना था, क्योंकि उनको पता है यहाँ की जो लीडरशिप है वो बहुत गंदी है, ठीक है, बहुत खराब है। तो वो जो है उनके पैसे भी जाया करेंगे, और उन्होंने जो है 2022-23 तक जो है कंप्लीट करना था जो है सी पैक, जो कि अब तक हुआ नहीं है। ठीक है, मजीद जो है आगे से आगे चलता जा रहा है। उसके बाद जो है सी पैक की बात अपने कर ली, अभी सूटेबल वेदर वेरिएशन है, यहाँ पर 4 किस्म के जो है वेदर्स हैं। ठीक है जी, हर फसल के लिए जो है स्क्रीन किस किस को शेयर नहीं हो रही, और कि सिर्फ हुमा को नहीं हो रही? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर, हो रही है। चलें ठीक है। तो बात कर रहा था वेदर वेरिएशंस की। यहाँ पर वेदर वेरिएशंस इतने हैं कि यहाँ पर हर एक फसल हो सकती है, हर एक फल फ्रूट हो सकता है, हर एक ग्रीन जो चीज़ है वो हो सकती है यहाँ पर पाकिस्तान की जो लैंड है वहाँ पर इस तरह के जो है वेदर सूटेबल वेदर वेरिएशंस है। ठीक है जी, जितना भी ग्रीन है, कोई दुनिया जहान का फल फ्रूट है, ठीक है, फसल है, कोई भी ग्रीन चीज है, दरख्त है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि उगाई नहीं जा सकती, जिसकी फार्मिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की वेदर कंडीशंस हैं, डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट वेदर कंडीशंस हैं, और उस जो चीजें जैसा वेदर जिन चीजों को चाहिए होता है, मतलब यहाँ पर माइनस के अंदर भी वेदर आपको मिलेगा। ठीक है, और जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी वेदर मिलेगा। बहुत सारी चीजें जिनको इतना ज्यादा जो है चाहिए होता है वेदर, जैसे कपास है उसको ऑलमोस्ट 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड आराम से उनसे चाहिए होता है उगाव के लिए, कपास के लिए कहा जाता है। तो जितना भी लोअर पंजाब वाला एरिया है, या सिंध का थोड़ा सा रूरल सिंध बैकवर्ड इलाका जो है सिंध का, वहां पर जो है ये सारी की सारी जो एरिया, वहां पर इतना ही टेम्परेचर रहता है, तो वहां पर ज्यादा काश्त होती है इन चीजों की। अब बहुत सारी चीजें हैं उनको बहुत कम लो टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, गंदम को बहुत ज्यादा, जो ये बेसिक जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, गंदम को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर चाहिए। तो अगर मतलब कि अगर टेम्परेचर माइनस में अगर चला जाता है तो गंदम ज्यादा अच्छे तरीके से उगाव करती है। ठीक है जी, अगर टेम्परेचर गंदम का ज्यादा होता है तो वो उगाव नहीं कर सकती। ठीक है, अब अगर आप लोगों में से कुछ जो मेल हैं अभी क्लास के अंदर, उन्होंने वो अगर खेती बाड़ी करते हैं तो उनको इन चीजों का पता होगा कि कपास को जो है जब उगाया जाता है तो क्या है कि थोड़े से पानी, मतलब कि कहते हैं ना, सवत्र कहते हैं एक किस्म का, कि पानी लगा के ना जमीन को उसके अंदर हल चलाए जाते हैं, फिर थोड़ा सा वो जो वो पानी सूख जाता है, ठीक है, ड्राई हो जाता है, फिर उसके बाद उनको जो है बीज बोया जाता है, फिर वो जो है तकरीबन 25 से 30 दिन बाद जाकर जो है अगेन उसको पानी लगाया जाता है, कि जब तक उसका पानी जो है जमीन का अच्छी तरीके से सूख ना जाए। मतलब कि वो पानी भी पहले इसलिए दिया जाता है बीज को, कि बीज जो है अपना उगाव कर सके। ठीक है, आपको पता है जो बॉटनी वाले बच्चे होंगे कि पानी जरूरी होता है, न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं किसी भी चीज बीज के उगाव के लिए। तो उसको जो है पहले जर्मिनेशन के लिए, तो वो जर्मिनेट जब हो गया उसके बाद वो जो है जर्मिनेट होने तक क्या है कि उसका जो कपास का बीज है जर्मिनेट जब हो जाता है, जब बीज हम बो देते हैं बीज, 5 से 7 दिन के अंदर कंप्लीटली जर्मिनेट हो जाता है, और 5 से 7 दिन के अंदर वो उसकी जो है
कंप्लीटली पानी ड्राई हो जाता है जमीन वाला, तो वो कंप्लीटली ड्राई जमीन होती है। तो उस वक्त जो है टेम्परेचर भी काफी हाई होता है, ऑलमोस्ट 35 30 प्लस 40 के करीब करीब 35 इतना टेम्परेचर चाहिए होता है कि उसके उगाव के लिए, अच्छे उगाव के लिए। फिर क्या है कि कपास उसके अंदर उगती है। तो ये इस तरीके से। ठीक है जी। मजीद इसी तरीके से फिर गंदम का भी है कि उसको जो है पानी चाहिए ढेर मिकदार के अंदर, और जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो चाहिए। जितना ज्यादा लो टेम्परेचर होगा उसका उगाव उतना ज्यादा, और झाड़ उतना ज्यादा वो देगा। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है कल्चरल इंपॉर्टेंस है, आपको पता है पाकिस्तान का कल्चर जो है बहुत पुराना है, और हर इलाके का डिफरेंट कल्चर है। सिंधी कल्चर, बलोची है, सराइकी, पंजाबी, ठीक है, इसी तरीके से पठान का कल्चर है, ठीक है, इस पश्तून, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट फिर छोटे छोटे भी थोड़े थोड़े कल्चर वाले भी आ जाते हैं। इसके बाद जो है हमारी जो है वाज जो है अफगानिस्तान के साथ सन सिफर से चलती आ रही है कि जब से मतलब कि पाकिस्तान कह दिया, जब से ये बरसगीर कह लें कि एडवेंट हुआ है इस्लाम का, तब से जो है यहाँ पर, या इससे पहले भी एरिया से अफगानिस्तान और इनकी जो है वार चलती आ रही है सब कॉन्टिनेंट के साथ। अब जो हमें वो वाली बाउंड्री मिल गई जिसकी जो है अफगानिस्तान के साथ जो हमारी जो है बाउंड्री लगती है, फिर वो उनकी जो लड़ाई है जो हमसे ज्यादा हो गई है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी थोड़ी सी जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस हमने देख ली। कल्चर ऑफ पाकिस्तान की जो है सोसाइटी के बारे में देखते हैं, तो उसका जो कल्चर है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज है। सराइकी, अभी मैंने बात की, सराइकी, पश्तो, पंजाबी, ठीक है जी, पोठोहारी, बलोची, सिंधी, उर्दू, ठीक है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। ऑलमोस्ट जो है 100+ लैंग्वेजेस जो है पाकिस्तान के अंदर बोली जाती है। तो पहले तो तकरीबन जो एक रिपोर्ट थी, मैंने वहां पर था 73 जो है देखी थी कि 73 लिखी हुई थी, बट क्या है कि फिर मैंने कई और जगह से थोड़ी सी रिसर्च की तो 100+ बताई जा रही थी। अब फिर आप ये बात कंफर्म मजीद कर लीजिएगा, फिर मैंने ये एक 1.5 साल पहले जो है की थी सर्च वगैरह, उस वक्त ये थी। अब का मुझे कुछ खास नहीं है कि मजीद कुछ ऐड हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें लैंग्वेजेस ऐसे होती हैं कि जो बहुत थोड़े लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक लैंग्वेज मैंने सुनी थी, फे वाली जुबान, वो बहुत ही मतलब कि बहुत कम लोग बोलते हैं। बे वाली जुबान है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वो भी बहुत कम लोग बोलते हैं। ठीक है जी, मतलब कि क्या है, 500 लोग होंगे, 1000 लोग होगा ये बोलने वाले, बहुत चंद लोग। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। फिर इनकी वेरिएशंस हैं, पंजाबी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिर वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वैरायटीज आ जाती हैं, सराइकी के अंदर वैरायटीज आ जाती हैं, फिर पश्तो के अंदर भी वैरायटीज आ जाती हैं, बलोची के अंदर जो है वैरायटीज आ जाती हैं, फिर सिंधी के अंदर भी जो है वैरायटीज आ जाती हैं। इस तरीके से जो है उर्दू के अंदर भी 2 3 वैरायटीज आ जाती हैं। तो इस तरीके से हो के जो है ना जब जैसे न्यू वैरायटी आ जाती है, तो फिर क्या है कि मजीद एक नई लैंग्वेज बन जाती है। तो वो पता बन लैंग्वेज तो है काफी अरसे से बन रही होती है, वैरायटी आ रही होती है, पर पता फिर एक वक्त के अंदर ही चलता है। ठीक है जी। अभी जिस जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन है, हाँ बल्ती है जैसे, ठीक है, मसूदा आपने ठीक है, बल्ती भी है, इस तरह हजारा वालों की लैंग्वेज है। ठीक है, इस तरीके से बहुत डिफरेंट है, मतलब कि एक कुछ सिटीज में बोली जाती है, फिर कुछ खानदानों के अंदर ऐसी लैंग्वेज भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ खानदानों के अंदर बोली जाती है ना, तो ऐसी लैंग्वेजेस भी है। मतलब कि सिर्फ छोटी सी कम्युनिटी के अंदर बोली जाती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी इस चीज पर देख लीजिएगा कि कितनी, अगर ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, आप इसको नंबर्स को रहने दें। खैर, बाकी कर लीजिएगा सर। उसके बाद जो रीजनल है, ये पोइट्री के लिए भी, लिटरेरी वैल्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स वगैरह, इसके लिए भी। उसके बाद मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट, फूड, हैंडीक्राफ्ट, ड्रेस, फेस्टिवल वगैरह, इसके लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सेरेमनीज है, उसमें हमारी सबसे पहले जो है मैरिज है, मैरिज के बाद बर्थ ऑफ चाइल्ड है, फिर बर्थ ऑफ चाइल्ड की अकीका किया जाता है, फिर डेथ सेरेमनी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन आ जाती है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी।
जो कि सोशल इंस्टीट्यूशन और वो है। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, उसमें मिनरल्स आ जाता है, जिसमें आयरन ओर आ जाता है, गोल्ड कॉपर आ जाता है, लाइमस्टोन आ जाता है, जिप्सियम रॉक साल्ट आ जाता है, मार्बल ग्रेनाइट वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं जो कि पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, वाटर के अंदर जो है वो ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाता है, कोल एंड वाटर जो है पाकिस्तान के पास, जो जमीनी वाटर है पीने वाला, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफी मिकदार में है। बट फिर क्या है कि अभी भी कम हो रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा प्लान नहीं किया। वाटर वाटर क्रॉस जो वाटर वाटर क्राइसिस हैं वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ते तो जा रहे हैं, बड़ी सी बिग सिटीज के अंदर काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बट क्या है कि हमने इसको ओवरकम करने के लिए कोई भी हमारी जो लीडरशिप है, हुकूमत है, कोई भी काम नहीं कर रही। बस वो जो काम कर रही है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, मजीद हम डिस्कस उसको नहीं करते। वो जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ कर्जा लेती हैं, अपनी जेब में डालती हैं और वापस कब भाग जाती हैं इस मुल्क से। ये सारे हालात हैं उनके। अब जो है एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या है एग्रीकल्चर? डेफिनेशन है थोड़ी सी। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो फैक्ट है वो कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी के अंदर है वो 18.9% है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है 42.3% है। उसकी जो कंस्टेंट जो है एग्रीकल्चर के, वो मेजर क्रॉप्स, माइनर क्रॉप्स, वो उसमें जो है लाइव स्टॉक आ जाता है, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट जो थी एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, पाकिस्तान इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, लाइक एप्रिकॉट का चौथा है, कॉटन का चौथा है, शुगर केन का चौथा है, मिल्क का पांचवा है, ओनियन का जो है वो पांचवा है, डेट पाम का छठा है, मैंगो का सातवां है, राइस का आठवां है, वीट का नाइन्थ है, और ऑरेंज का 10वां है। वीट का जो है नाइन्थ था 2014 के अंदर, फिर 2019 के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर क्राइसिस आ गए। बट क्या है कि ये ड्रामेबाजियां भी हैं पाकिस्तान की कि अपनी जो है गंदम वीट है वो दूसरी कंट्रीज को भेज देता है, जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है, और फिर बाहर से और मंगा लेता है। ठीक है, मतलब फायदा पैसे कमा लेता है इस वाले से, एक मिडल मैन बन के। ठीक है जी, काफी सारे ये काम इमरान खान ने किया था कि अपनी वाली जो है गंदम बेच दो, ठीक है, महंगे दामों, और फिर जो है सस्ती बाहर से मंगा लो, और किसी कंट्री से जो जिनके पास फ्री पड़ी है, जिन्होंने बेचनी है। तो ये हालात थे। ठीक है जी, तो ये काम इमरान खान ने किया था। इससे पहले जो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे, फिर क्या हुआ कि उसके बाद हमने इंपोर्ट भी की और एक्सपोर्ट भी। एक्सपोर्ट तो हम करते ही करते हैं, सील करते हैं हम एक्सपोर्ट। और उसके अलावा जो है हम एक तो ऑफिशियली एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हमारी जो स्मगलिंग होती है वो भी हमारी बहुत ज्यादा होती है वीट की। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वीट है, मतलब कि इतनी ज्यादा है कि खाए तो खत्म नहीं होगी। ठीक है, एक साल उगा ले तो 10 साल खाते रहे, इतनी मौजूद है। बट क्या है कि स्मगलिंग, फिर उसकी जो है वखीरा अंदोजी, ये वाली सारी चीजें जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वीट के हवाले से। तो ये सारे जो बड़े बड़े कह लेना बिजनेसमैन है, वो सारी चीजें इनको, प्राइस को जो कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीजें इसको देखते रहते हैं। ठीक है, इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी सारी, उसके अंदर ये सारी चीजें विद जो है एविडेंस, विद लॉजिक्स एंड वगैरह सारी चीजें वीट के हवाले से, क्यों कमी हो जाती है, क्यों पैसे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो जब इसका सीजन होता है अप्रैल मई, ठीक है, तब जो इसका पिछले साल रेट था 5500 था 100 kg का, एक बोरी का। तो जब अब रिसेंटली जनवरी फरवरी जनवरी के अंदर जो है 14,000 तक जो है उसका रेट गया, जो कि डबल से ट्रिपल है, मतलब कि 3 टाइम्स ऑलमोस्ट, मतलब 1.5%, 150% जो है उसका रेट बढ़ गया था। तो अभी फिर जो है अभी भी रिसेंटली जो है ऑलमोस्ट 9600 100 kg का जो है चल रहा है, तकरीबन 9600, 9800, 10,000। ठीक है, 9,000 से लेकर 95 से तो ऊपर ऊपर ही है, 9500 से लेकर 10,000 के करीब करीब जो है इसका रेट चल रहा है अभी गंदम का, एज आप कह लें कि रिसेंटली जो कि रेट चल रहा है 100 kg के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ऑरेंजेस का है जो है, पाकिस्तान जो है ऑरेंजेस जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के जो ऑरेंज और मैंगोज है वो दुनिया में जो है पसंद किए जाते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं ऑरेंजेस मोस्टली। मेरे काफी जानने वाले हैं जो कि ऑरेंजेस जो हैं वो एक्सपोर्ट
ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीजें थी पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के हवाले से। मजीद भी हम देख लेते हैं। तो जो 10वीं बात चीज है वो पाकिस्तान जो है फिफ्थ इन मुस्लिम वर्ल्ड है, जो कि 20th वर्ल्ड वाइड है, जो कि ये वाली एग्रीकल्चर के हवाले से अपनी चीजें देता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है अगर हम बात करें नेक्स्ट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? अच्छा जी। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है यस एग्रीकल्चर के सर। अंदर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अकबर जैदी की मैंने आपको एक इकोनॉमी पर एक बुक सेंड की थी। ठीक है। उसके अंदर जो 22 चैप्टर है आई थिंक, या जी 20 नहीं, 6 चैप्टर है, सॉरी। 6 चैप्टर जो है वो है इसका एग्रीकल्चर का। उसके अंदर ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वहां से करना चाहें तो ये सारा का सारा टॉपिक आप वहां से कर सकते हैं, इकोनॉमी के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से। वो बहुत अच्छी बुक है। बोरिंग नहीं है ये, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको लग रहा है शायद बोरिंग। अभी सर बुक का नेम अगेन बता दें। अकबर ज़ैदी का इकोनॉमी इशू इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमी, इशू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, इन पाकिस्तान इकोनॉमी। अकबर ज़ैदी की बुक है, बाय अकबर ज़ैदी। मैंने सेंड भी की थी ग्रुप के अंदर। अच्छा जी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान के अंदर 1947 से ही है। पहले जो है प्रिमिटिव मेथड से होता था, मतलब कि जो कि हल चलाए जाते थे वो बैलों के जरिए से, इस तरीके से चलाए जाते थे। और जो है एक जो है गंदम की जो है वो होती थी, क्या कहते हैं, घाई कहते हैं उसे। वो ऐसे होती थी कि एक छोटी सी मशीन होती थी, उसके अंदर जो है बैल उसके गिर्द घूम गुड़ गोल गोल घूमता था। अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा कि उसे क्या कहते हैं, बट ये मैं उसका तरीकाकार आपको बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि वो जो है ना गोल गोल घूमती थी। उसके अंदर जो है ये क्या कहते हैं, गंदम डाल देते होते थे, गंदम के सिट्टे वगैरह ये वाली चीजें। तो वो उसके अंदर से जो है ना गंदम अलग अलग हो जाती थी, मतलब कि वो पिस जाती थी। इतनी खास पिस नहीं जाती, मतलब कि जो उसके सिट्टे के अंदर दाने बने हुए हैं, उसके ऊपर जो उसके खोल चढ़े हुए हैं, वो अलग अलग हो जाते थे। फिर उसको जो है अलग से छान लिया जाता था। ठीक है। मतलब ये काफी लंबा प्रोसेस था। फिर जो अब तो फिर जो है ना अंदर मशीन के अंदर डाल दो, ट्रैक्टर के आगे पीछे लगी होती है मशीन, अंदर डाल दो, 1 मिनट में जो है वो जितने भी दाने हैं वो बाहर आ जाते हैं गंदम के। ठीक है जी। जो उसकी जो ग्रोथ थी वो 1.5% थी। खरास नाम था, पता नहीं नहीं, चक्की तो और चीज है, कश्यप चक्की और चीज है। वो तो वीट निकालने के लिए है ना, गंदम निकालने के लिए और चीज और मशीन थी, उसको बैल वगैरह चलाते थे। ठीक है। अब मुझे उसका असरा ने नाम बताया है शायद, मुझे अब वो पक्का याद नहीं आ रहा। खैर उसके बाद लार्ज लैंड होल्डिंग्स जो थी वो लैंडलॉर्ड्स के पास थी। ठीक है जी। उसके बाद जो वो है उस पे क्या कहते हैं, बेल पे देते थे लैंड्स। ठीक है जी। उसके बाद मुखादिम रखते थे, अपने अपने लोग रखते थे, मतलब काम करने के लिए। और सारा का सारा जो है जितना भी उसका फायदा होता था वो अपने पास रखते थे, बस पैसों पे बंदे रख लेते थे। ठीक है जी। लीज होल्डर के पास थी, लीज पे ली हुई थी लोगों ने 100 100 साल के लिए। उसके बाद जो है कुछ खुद काश्त लोग थे, मतलब सेल्फ कल्टीवेशन वगैरह से करते थे। ये प्रिमिटिव लोग थे जो कि तरीकाकार था एग्रीकल्चर का। ठीक है जी। हाँ जी। अभी थ्रेशर जी, इसे थ्रेशर कहते हैं, जो अभी मशीन आ गई है हाजरा, बिल्कुल। उसके बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई 1960 के अंदर, वो क्या थी? सबसे पहले जो है सीड की वैरायटी, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पर सीड आएगा। सीड की वैरायटी को जो है बहुत अच्छा किया गया, इम्प्रूव किया गया। जो पुराने सीड्स थे, शुरू से चलते आ रहे थे, वो मतलब कि 100 साल पुराना सीड चलता आ रहा था, वही उसी को छोड़कर जो है न्यू सीड्स बनाए गए। ठीक है जी। उसके बाद मशीनाइजेशन किया गया।
रशिया से जो है मशीनें वगैरह लेके आए, यूएस से मशीनें लेकर आए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है डेवलपमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट ट्यूबवेल के अंदर हुई, ट्यूबवेल जो है लगाए गए। पहले तो सिर्फ पानी कुओं से निकाला जाता था ना, पानी वही फसलों को दिया जाता था, यहाँ पर यहाँ जहाँ जहाँ पर नहरें मौजूद मौजूद थी वहां पर सिर्फ कल्टीवेशन होती थी। उसके बाद फिर मजीद जो है ट्यूबवेल वगैरह लगाए गए कि ट्यूबवेल से पानी निकाल के जो है लोग, किसान जो है जो कि सिर्फ कुओं से निकालते थे या फिर नहर के जरिए से जो पानी मिलता था वो लगाते, इसके अलावा ट्यूबवेल से भी लगाया। उसके बाद जो है सब्सिडीज दी गई किसानों को, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई। उसके बाद जो है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई, फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री लगाई गई, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री लगाई गई। ये अयूब खान का थोड़ा सा अच्छा काम था, क्या है कि उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की 1960 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो फार्मर्स को एजुकेट किया गया, अब एजुकेट कैसे किया गया कि लोग जो है उनको न्यू बीज डालने की आदत नहीं थी, स्प्रे वगैरह करने की आदत नहीं थी, पेस्टिसाइड खादें यूज करने की जो है आदत नहीं थी। ठीक है, उनको लगता था ये जो है हमारी ये जहरें हैं और हमारे जो है फसलों के अंदर मिल के जो है ना हमारे जिस्मों के अंदर भी जहर चली जाएगी और हम जो है मर जाएंगे, इस तरीके की बातें करते थे लोग। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि 2000 21वीं सदी स्टार्ट होने तक जो है लोग इस तरीके की बातें करते थे। प्रिमिटिव जो है टाइप की क्या है कि लोग 21वीं सदी तक जो है प्रिमिटिव टाइप की जो है एग्रीकल्चर वो करते रहे हैं। अब जाके कुछ एजुकेशन आई है, जब से कह लें कि इंटरनेट आया है, जो इंटरनेट का दौर है उसने काफी अवेयरनेस दी है। क्योंकि आप जब बच्चे थे आपको पता होगा कि आपने अगर पीटीवी देखा है जिन लोगों ने, तो उन्होंने वो सुंडी वाली कपास की में सुंडी वाली जो है ना हर वक्त ऐड चलती रहती थी, तो उस एरा के अंदर काफी ज्यादा जो है इस तरीके की कैंपेन्स वगैरह की गई हैं, अवेयरनेस कैंपेन की गई हैं। उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म्स थी अयूब ने की, वेस्ट पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन एक्ट जो है 1959 का, जो जिस रेगुलेशन 1959, ठीक है जी, ये था। उसमें जो है अयूब ने जो है 500 एकड़ इरिगेशन और 1000 एकड़ अन इरिगेशन जो है रखने की जो है की गई, इतने बंदे के पास होने चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। उसके बाद भुट्टो ने जो लैंड रिफॉर्म्स की थी 1992 तक, उसने क्या कहा था कि एक बंदे के पास 150 एकड़ जो है वो इरिगेटेड होने चाहिए, 300 एकड़ जो है वो अनइरिगेटेड होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिसके पास भी होंगे वो कम, जो जो मुजारे जिसे कहते हैं, ठीक है, मतलब जिन लोगों को उन्होंने जमीनें दी होती हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना 100 एकड़ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 100 एकड़ को जो है कि पर एग्रीकल्चर कर सकूं, तो मैंने 5-7 लोगों को दे दी, किसी को 10 एकड़ दे दी, किसी को 20 दे दी, किसी को 30 दे दी, किसी को 5 दे दी। इस तरीके से मैंने 15-20 लोगों के अंदर वो सारी डिवाइड करके दे दी जमीन अपनी। और सालाना जो है उनसे जब गंदम या कोई भी फसल आती है उस पर जो है उसका कट ले लेता हूँ। मतलब कि अगर अब देखा जाए, अब तो पैसों की बात होती है, पैसों पर चलती है कि एक एकड़ पर कहीं पर 50,000, कहीं पे 40,000, ठीक है, रुपए ले लिए जाते हैं पर एकड़ सालाना। ठीक है, इस तरीके से फिर वो भुट्टो ने सारी जमीनें जो मुजारे थे उनको दे दी। ठीक है, जो एक्ट था उसका 1972 में, एक किस्म का कह लें, ठेकेदार नहीं कह सकते। अच्छा जी, उसके बाद लॉ रिफॉर्म एक्ट 1977, उसमें फिर जो है 100 एकड़ कर दिया गया इरिगेशन और 200 एकड़ जो है अनइरिगेटेड रकबा कर दिया गया, जो कि एक कोई भी इंसान रख सकता है। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा काम था भुट्टो का, बट क्या है कि बुरा भी काम था। खैर, उसके बाद जो है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री के अंदर काफी ज्यादा काम किया गया। हाईएस्ट कंट्रीब्यूटेड एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें 58.9% जो है एग्रीकल्चर का पोल्ट्री और लाइव स्टॉक से आता है, जिसमें इम्पोर्टेंट जो ड्राइवर है, इकॉनमी का ड्राइवर है ये लाइव स्टॉक और पोल्ट्री। जो हाई डिमांड है वो इसकी बढ़ती जा रही है, किस वजह से? राइजिंग पॉपुलेशन, प्रॉफिट ओरिएंट बिजनेस है, डिमांड ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक्सपोर्ट वगैरह। ठीक है जी, सीड के रिलेटेड प्रोडक्शन है, इसके बाद फिशरीज है, फिशरीज सोर्स ऑफ इनकम है कोस्टल पॉपुलेशन के लिए, और जो है रूरल एरिया जो कि रिवर्स के बैंक पर रहते हैं,
ठीक है, रिवर्स के किनारे पे रहते हैं उनके लिए। ठीक है जी, जो कि फिश, बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी भी है जो कि फिश और सी फूड वगैरह खाते हैं। उसका जो मार्जिन है जीडीपी के अंदर फिशरीज और फॉरेस्ट्री का, उसका 0.4% है। जो बट जो गुड एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो उसका 0.4% है जीडीपी का। जिससे मेन एक्सपोर्ट जो है हमारी, वो फिशरीज की किस तरफ है, वो यूरोप की तरफ है। जितने भी या सी फिशिंग होती है या फिर फिश फार्मिंग होती है, वो सारी की सारी। ठीक है जी। उसके बाद जो डीप सी फिशिंग इन गोवादर रीजन है, वो जो है काफी ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है जी। उसके बाद फॉरेस्ट्री जो है, लो फॉरेस्ट ओवर इन पाकिस्तान इज 5%। जो लो फॉरेस्ट ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी मजीद। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का जो है केपी गवर्नमेंट का था, उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट का था, बिलियन टी सुनामी प्रोजेक्ट जो था, ये वाली सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है जी। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम बाय फेडरल गवर्नमेंट, ये था। लास्ट 7 ईयर जो है वो पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्टेशन की 7% इंक्रीज आया ड्यू टू बिलियन ट्री। जो है प्रोजेक्ट था वो केपी की तरफ से था। ठीक है जी। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है इरिगेशन सेक्टर के अंदर, वो है अनएजुकेटेड फार्मर है जिनको पता नहीं है कि क्या काम करना है। बस वो जो प्रिमिटिव तरीके से एजुकेशन सॉरी एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं, वही करते आ रहे हैं। उन्होंने कोई भी तरीका वगैरह कुछ भी आज तक नहीं बदला। लैक ऑफ कैपिटल है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, वाटर लैगिंग एंड सैनिटी है, लैक ऑफ वाटर है, डिफेक्टिव लैंड है। उसके बाद सॉइल एरोजन है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग है, पुअर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, पेट्स एंड डिजीज है। उसके बाद आईसीएफ है। ठीक है जी। ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के अंदर, ये सारा का सारा उस बुक के अंदर मौजूद है। आप मजीद इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर वहां से भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको बुक सेंड की अकबर। लैक ऑफ कैपिटल मतलब है कि आपके पास जो है पैसे नहीं है कोई भी काम करने के लिए। मतलब कि अच्छा बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, अच्छा जो है मशीनरी, जदीद मशीनरी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पानी लगाने के लिए पैसे नहीं है, ये चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जो है सेटअप्स फॉर इम्प्रूवमेंट है, वो क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाए, डिफरेंट इम्प्रूव की जाए, सीड ऑफ क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, फैसिलिटीज दी जाए फार्मर्स को, कॉरपोरेट फार्मिंग की जाए। उसके बाद प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट मशीनरी की जाए, जो लेटेस्ट मशीनरी है इसको प्रोवाइड किया जाए। इरिगेशन मेथड को जो है इम्प्रूवमेंट की जाए। देखिए पिछले, जो मैं कह सकता हूँ कि पिछले कम से कम भी जो है 10 साल के अंदर, 10 सालों में जो है या 15 साल कर लें, अब तो 15 साल कर लें लाजमी। जब से मुशर्रफ गया है, मुशर्रफ के बाद जब से ये डेमोक्रेसी वाली हुकूमतें आई हैं ना, माशाल्लाह से, इन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर कोई काम किया ही नहीं है। जो आज से 20 साल पहले था वही वही कुछ जो कुछ है बस। इनके जो है हुकूमत में, दौरे हुकूमत के अंदर क्या हुआ कि इतनी ज्यादा लैंड जो है वो क्या हुई है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं। लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ दिया, लोगों ने जो है वो हाउसिंग सोसाइटी बनाकर बेचना स्टार्ट कर दी लैंड्स। ठीक है, इस तरीके से वो फैक्ट्रीज लगा ली, डिफरेंट चीजें कर ली। मतलब कि लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को खत्म कर दिया लोगों ने, क्योंकि उससे ना कोई बचत हो रही थी, ना मजीद कुछ रिसर्च हो रही थी, ना न्यू सीड आ रहा था, ना कोई अच्छी पेस्टिसाइड्स आ रही थी जो पुरानी चलती आ रही थी, हुई थी उससे अरसा पहले। ठीक है, कोई बीमारी आ गई, उसके लिए कुछ अच्छी दवाई नहीं आ रही। ठीक है, अच्छी खाद नहीं आ रही, अच्छा बीज नहीं आ रहा। जब उनको फायदा नहीं हो रहा, जेब से पैसे लग रहे हैं, तो फिर फार्मर्स ने भी क्या किया, अपनी जमीनों को जो है बेच कर हाउसिंग सोसाइटी बनाकर पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया, उससे जिंदगी का गुजर बसर स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। अब जो बाकी कर रहे हैं वो वाले लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर, जिनका और कोई काम वो कर नहीं सकते, यही काम एग्रीकल्चर से करना है उन्होंने। तो अब कुछ जाके इमरान खान के दौर में कुछ अरसा थोड़ा सा, मतलब कि 100 में से 2 से 3% ठीक है काम स्टार्ट हुआ था इसके हवाले से, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान।
के हवाले से, तो वो भी फिर उसके बाद फिर डिफरेंट मसले मसाइल आ गए तो होने लग गया। तो खैर, इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है, वो कॉटन, शुगर, सीमेंट, वोल, फर्टिलाइजर्स की, लेदर की, पेपर की, रबर की और मिलिट्री की है। ठीक है, और ये ऊपर वाली जितनी भी सारी इंडस्ट्री हैं वो सारी की सारी भी मिलिट्री की है। मिलिट्री इंडस्ट्री के अंदर जितने भी वेपन वगैरह आ जाते हैं वो सारे हैं। बाकी सीमेंट भी जो है फौजी है, साबुन भी हमारा फौजी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी हमारी एनएलसी जो है फौजी की है। ठीक है, फाउंडेशन भी हमारी फौजी फाउंडेशन है, सारी फौजियों का ही है। टेंशन नहीं लेनी इस चीज के अंदर। उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, वो है स्किल्ड लेबर नहीं है। ठीक है जी, नैरो प्रोडक्शन बेस है, स्मॉल वैरायटीज है प्रोडक्ट्स की, फेलियर ऑफ अपग्रेड टेक्नोलॉजी है, फेलियर टू डाइवर्सिटी इन प्रोडक्शन है, पावर शॉर्टेज है। ठीक है जी, ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस, आपको पता है आज तक पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है। ये कोई तीन तीन चार साल थोड़े से, एक साल 6 महीने नवाज शरीफ वाले, और कुछ अर्सा इमरान खान वाला 2 साल या 3 साल वो जो थे उसने निकाले, जो जहां पर क्राइसिस नहीं रहे एनर्जी के, तो 3 साल वो निकाल के जो एनर्जी क्राइसिस रहे। अब दोबारा से एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के स्टार्ट हैं। ठीक है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काफी काफी ज्यादा देर जो है एनर्जी, बिजली वगैरह नहीं होती। उसके बाद जो है पोर मार्केटिंग परफॉर्मेंस वगैरह चीजें आ जाती हैं। इसके जो सॉल्यूशंस हैं, वो बिजनेस इंट्रोड्यूस किया जाए, कंपेन की जाए, टेक्नोलॉजी दी जाए, इंट्रोडक्शन किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग का कहा जाए, प्लानिंग की जाए, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाए, क्वालिटी स्टैंडर्ड पर, टेस्टिंग पर, पावर क्राइसिस को जो है क्या किया जाए, रिजोल्व किया जाए। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। मजीद जिसका कोई क्वेश्चन है मैं पूछ सकता हूँ। सर आप बुक शेयर करने का कह रहे थे। क्या शेयर कर दूं? बुक बुक मैंने पहले भी शेयर कर दी है, दोबारा कर दूंगा। नाम, बुक का नाम बता दें। इशू इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय अकबर जैदी। ठीक है, हाँ वो भी कर दूंगा।